तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्राणिपात। कैसे हो दोस्तों? आज मैं अभिवृद्धि और विकास का यानी कि बाल विकास का तीसरा वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दो वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। हालांकि नए तरीके से करा रहा हूं, नए बोर्ड के ऊपर करवा रहा हूं, तो थोड़ा सा समय लगेगा। 2-3 वीडियो के अंदर आपको समय लगेगा इसके साथ एडजस्टमेंट होने का। उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी पहले पहले ऐसे ही लगा था जब इसको देखा था, लेकिन उसके बाद मैं इसके साथ जुड़ गया। तो बाल विकास का आज तीसरा वीडियो है दोस्तों। कल अपने जो करवाया था उसमें अभिवृद्धि और विकास के अंदर अंतर जो बताया था वो बीच में रह गया था टॉपिक, किसी कारणवश मेरे को बीच में जाना पड़ा था। तो आज उसको पूरा करवाएंगे और उसके बाद अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत करवाएंगे। क्या करवाएंगे? अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत करवाएंगे। तो दोस्तों पहले मैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? अभिवृद्धि और विकास में अंतर करवाऊंगा। अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि किसे कहते हैं ये मैं पहले बता चुका था, और विकास भी पहले वाली वीडियो में बता चुका था, लेकिन अभी आपको इसका जो अंतर है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों अभिवृद्धि हमेशा शारीरिक पक्ष को प्रेजेंट करता है। किसको? शारीरिक पक्ष को प्रेजेंट करता है अभिवृद्धि। यानी किस पक्ष को प्रेजेंट करता है? शारीरिक पक्ष को। यानी कि बाल विकास के अंदर अभिवृद्धि का मतलब है शारीरिक पक्ष, और शारीरिक पक्ष का कौन सा? बाहरी पहलू, बाहरी। यानी कि जो चीज दिखाई दे रहा है, जो चीज दिखाई दे रहा है शारीरिक पक्ष को प्रेजेंट करता है, और जो चीज दिखाई दे रहा है जैसे मेरा नाक है, कान है, और इसका वजन है, और आंखों का साइज है, जो माथा है उसका साइज है, मेरी लंबाई है, उस पक्ष को प्रेजेंट करता है कौन? अभिवृद्धि। आपने देखा भाई तेरी पहली हाइट 3 फीट थी, अब कितनी हो गई? 4 फीट हो गई है। पहले 2 फीट हाइट थी, आज कितनी हो गई है? 5 फीट। तो वृद्धि का पक्ष हमें पता चल गया अभी कितनी वृद्धि हुई। 1 साल के अंदर आप कितने सेंटीमीटर लंबे हुए, 1 साल में कितनी आपकी मोटाई बढ़ी, 1 साल में कितना आपका वजन बढ़ा। बच्चे का जन्म होता है तो 3 किलो का होता है, 6 महीने बाद में वो 3 किलो का होता है, 6 महीने बाद में 6 किलो का हो जाता है, साल का अंत आता है जब तक वो 9 किलो का होता है। तो वृद्धि हुई यहां पर, इस बात को प्रेजेंट करता है। तो शारीरिक पक्ष को प्रेजेंट करता है अभिवृद्धि, याद रहेगा। और दूसरी तरफ जो विकास है ये किस पक्ष को प्रेजेंट करता है दोस्तों? शारीरिक प्लस मानसिक पक्ष। कौन सा पक्ष है? मानसिक पक्ष। कौन सा? मानसिक पक्ष। ठीक है। इसके साथ शारीरिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। कौन सा? संवेगात्मक। भाषाई पक्ष। कौन सा? भाषाई पक्ष, सामाजिक पक्ष आदि। इन चीजों को दर्शाता है मानसिक पक्ष। यानी कि कहने का मतलब विकास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है, जिसके अंदर अभिवृद्धि छुपी हुई है। दूसरी तरफ जो विकास है ये तो बड़ा है, और शारीरिक पक्ष जो है वो अभिवृद्धि है, वो एकांकी पक्ष है, सिर्फ एक पक्ष को दर्शाता है। एकांकी पक्ष है। कौन सा है? ये एकांकी पक्ष है। कौन सा पक्ष है? ये एकांकी पक्ष है। और ये कौन सा है? बहुआयामी पक्ष है। कौन सा है? बहुआयामी पक्ष है। बहुआयामी पक्ष। एकांकी पक्ष दोस्तों उसको कहते हैं जिस चीज को जाना जा सके, जो चीज फिक्स है, क्योंकि नाक एक ही है, कोई आदमी एक आदमी और उसके 5-7 नाक हो सकते हैं, ज्यादा अनंत नाक हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
एकांकी पक्ष। आंखें फिक्स है, पेट फिक्स है, किसी चीज को जाना जा सके, मापा जा सके, तोला जा सके, उसको एकांकी पक्ष कहते हैं। और बहुआयामी पक्ष किसको कहते हैं? जिसमें बहुत सारी विशेषताएं हो। जैसे एक बालक है, उसके दांत बहुत मजबूत है, उसके सुनने की शक्ति बहुत मजबूत है, वो कितने किलो है ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ये मानसिक पक्ष के अंदर आ गया। संवेगात्मक पक्ष, जैसे मजबूती हुई, यानी कि गुण भी आ गए और जिसको मापा तोला भी जा सके, और जिसके अंदर उसकी भाषा, उसके संवेग, बहुत सारी बातें आ गई। वो समाज में कितना घुलता मिलता है, समायोजन कितना करता है, ये सारी बातें विकास का अंग है। इसीलिए ये बहुआयामी है। और ये क्या चीज है? एकांकी पक्ष है। इसको नापा तोला जा सकता है, इसीलिए इसको मात्रात्मक पक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मात्रात्मक पक्ष बोलते हैं दोस्तों। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको नापा तोला जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, जन्म के समय वजन 3 किलो, बाद में 6 किलो, फिर 9 किलो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ता गया। लंबाई जब छोटा सा था तो 20 इंच लंबाई, उसके बाद में बढ़ता गया, और जवान हो जाता है तो 5 फुट 10 इंच, 6 फुट 6 फीट आदि हो जाती है। तो यानी कि मात्रा को दर्शाता है। अभिवृद्धि किसको दर्शाता है? मात्रा को। और दूसरी तरफ जो विकास है ये किसको दर्शाता है? मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों को दर्शाता है। मात्रात्मक प्लस है गुणात्मक, दोनों पक्षों को दर्शाता है। गुणात्मक का मतलब यह होता है दोस्तों, पहले बालक के दूधिए दांत आते हैं। क्या आते हैं? दूधिए दांत आते हैं। तो अपने बता सकते हैं कि भाई इतने इसके दूधिए दांत है, 16 दांत है, फिर उसके 32 दांत आए, ठीक है। लेकिन फिर अपने ऐसे कह दें कि दांत बहुत मजबूत है, उसके दांत बड़े शाइनिंग मार रहे हैं, उसके दांत बड़े चमकदार हैं, उसके बाद में इसके दांतों को तो उखाड़ा नहीं जा सकता, बड़े ही इसकी जड़ें गहरी है। ये गुण को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है? गुण को प्रेजेंट करता है दोस्तों, कि ये बहुत मजबूत है। तो यानी कि मात्रा भी दर्शा दी, 7 के अंदर उसके अंदर 32 दांत है, 7 के अंदर गुण क्या है? वो मजबूत है। तो दोनों पक्ष आ गए ना। यहां पर तो सिर्फ दांतों दांतों की संख्या बताई, यहां पर संख्या प्लस गुण दोनों आ गए। दूसरी तरफ एक बालक है और वो लंबाई उसकी 5 फीट है, चौड़ाई उसकी इतनी है, और जो वेट है वो 50 किलो है। और हम ये कहते हैं कि जब भी समस्याएं आती है तो बहुत तनाव में आ जाता है, और दूसरा लड़का है वो समस्याएं आती है तो हंसता हंसता उसको झेल जाता है। वो उसके गुण को प्रेजेंट करता है। क्या करता है? गुण को प्रेजेंट करता है। तो ये मात्रात्मक है, ये मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों है। ये एकांकी पक्ष है, ये बहुआयामी पक्ष है। दूसरी बात आगे देखो, अभिवृद्धि में अब मैं इस साइड के अंदर लिख रहा हूं, यहां पर देखो, ये जो पक्ष है अभिवृद्धि है, ये एक निश्चित समय तक चलता है। क्या चलता है? निश्चित है समय तक चलता है। क्या चलता है जी? निश्चित है समय तक चलता है। क्या चीज है? अभिवृद्धि। आपको बताया था कि जो किशोर अवस्था जब पूर्ण होता है तब तक ही शारीरिक विकास होता है। तो निश्चित है अवधि तक चलता है। ये कहां तक चलता है? निश्चित है अवधि तक चलता है। जबकि जो विकास है वो आजीवन चलता है। वो क्या चलता है? आजीवन चलता है। याद रहेगा, ये आजीवन चलता है दोस्तों। कौन सा? जो विकास है वो क्या चलता है? आजीवन चलता है। और अभिवृद्धि निश्चित समय तक चलता है। ठीक है। अभिवृद्धि जो है ये प्रारंभिक पक्ष में बहुत तीव्र होती है। अभिवृद्धि मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, अभिवृद्धि है वो क्या करते हैं? प्रारंभिक पक्ष के अंदर बहुत तेज गति से चलता है। प्रारंभिक पक्ष में, जो प्रारंभिक समय में जो बच्चे का जन्म होता है उस समय में बड़ी तीव्र रहती है। क्या रहती है? तीव्र रहती है। अभिवृद्धि बहुत ही तीव्र होती है। और दूसरी तरफ जो विकास है यह अंतिम समय के अंदर, क्या चीज है? अंतिम समय में तीव्र होती है। अंतिम समय में
तीव्र गति से चलती है, अंतिम समय में तीव्र गति से चलती है। अब समझो दोस्तों इसको कैसे, जो अभिवृद्धि वो प्रारंभिक समय में तेज गति से कैसे चलती है। आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो बड़े सारे चूहे जितना ही होता है, लेकिन जब एक महीना बीत जाता है, जब एक महीना बीत जाता है उसके बाद में जो बालक है वो बड़ा सारा हो जाता है। क्या हो जाता है? बालक है बड़ा सारा हो जाता है। फिर उसके बाद के अंदर 1 साल के अंदर देखो, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा और देखो, तो यानी कि उसके अंदर परिवर्तन है आपको दिखाई देता रहता है। प्रारंभिक समय में बहुत तेज गति से 18 साल के अंदर वो जवान हो गया, लेकिन आपको पता है अंतिम समय में जो विकास होता है, मैंने क्या लिखा है, ये मानसिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है। तो अंतिम समय के अंदर ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। वृद्धि तो निश्चित समय में जाके रुक गई एक जगह, लेकिन ये विकास अनुभव उम्र के साथ आता है, अनुभव उम्र के साथ आता है। जो विकास है अंतिम समय में बहुत ही तेज गति से होता है। जब भी तो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे अपने फैसले लेते हैं, उनसे राय लेते हैं, जिसके पास अनुभव होता है वो पूरी जो अपनी कहानी है उसको बयां कर देते हैं। आपको एक और बात बताऊं दोस्तों, कई बार प्रश्नों में भी, पेपर में भी आया है, 2 बार पेपर में आ चुका है, अभिवृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। एक अभिवृद्धि है वो विकास के बिना अधूरा है, और विकास अभिवृद्धि के बिना अधूरा है। आप लोगों को यह पता होगा, मैंने अभी इसके अंदर लिखा कि यह मात्रात्मक है और यह मात्रात्मक प्लस गुणात्मक है। क्योंकि मान लें, एक छोटी सी बात माने, अभिवृद्धि के अंदर एक 3 साल का बालक है, उसको कहें अपने कि भाई 5 किलो का बट्टा उठा के लेके आ, तो लेकर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके हाथ कमजोर हैं और उसके जो शरीर के अंदर इतनी क्षमता नहीं है उस काम को करे। लेकिन यदि वो 15 साल का हो जाए और उसको कहीं 5 किलो का बट्टा उठा के लेके आ, उठा लाएगा ना, क्योंकि वो क्या हो गया, मजबूत हो गया है। और मजबूत उसका होना क्या चीज है, गुणात्मक है। इस दृष्टि से देखो तो इसमें बना बनाकर प्रश्न ऐसे पूछेंगे अभिवृद्धि और विकास के अंदर, और जब मैं इसके ऑब्जेक्टिव पेपर दूंगा उनसे आपकी सारी बात क्लियर होगी। तो बिल्कुल छोटा सा है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अभी स्क्रीनशॉट जिसने लेना है वो ले लो, उसके बाद में अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत बताऊंगा। तो दोस्तों अब अपने पढ़ते हैं अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। किसको पढ़ते हैं? अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। दोस्तों जीवन को चलाने के लिए हर चीज का कोई ना कोई सिद्धांत होता है। चोर का भी सिद्धांत होता है और साहूकार का भी सिद्धांत होता है। पानी का भी सिद्धांत होता है, पानी किधर जाता है, हमेशा नीची जगह पर जाता है, तो वो इसका सिद्धांत है। अग्नि का भी सिद्धांत होता है, जो इसके ऊपर रखेंगे वो गर्म होगा, हर चीज का गर्म होगा। दूसरी बात है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तुम मेरे को गाली निकालोगे तो मेरे को गाली नहीं तो गुस्सा तो जरूर आएगा, मैं गाली ना निकालूं तो क्रिया के विरुद्ध क्या होता है, प्रतिक्रिया। हम पानी में छलांग लगाएंगे तो पानी में वापस फेंकता है, यदि मैं मुक्का मारूं दीवार के तो दीवार भी मेरे को वापस थ्रो करती है। उसी प्रकार अभिवृद्धि और विकास के भी सिद्धांत है। क्या चीज है? सिद्धांत है कि अभिवृद्धि और विकास कैसे काम करते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो पहला जो सिद्धांत है दोस्तों वह इसका पहला सिद्धांत सामान्य से विशिष्टता की ओर, सामान्य से विशिष्टता की ओर। दोस्तों सामान्य से विशिष्टता की ओर क्या होता है? आप लोगों को देखा होगा आपने कि जब बच्चा छोटा होता है तो कैसा काम करता है, वो दही को अपने मुंह पर पूरा लेप लेता है,
उसको जब बिठाते हैं तो सारी चीजों को अपने मुंह में रख लेना चाहता है। उसको ये पता नहीं है कि कौन सी वस्तु किस काम आनी है, उसको इस बात का पता नहीं होता। दही को कैसे खाना है उसको पता नहीं है, क्योंकि दसों जो अंगुलियां हैं हाथ को पूरे दही में लगा लेता है, मुंह को लगा लेता है, उसकी तरफ जो भी देखता है तो वो हंसने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है दोस्तों, तो उसको पता चल जाता है कि किस हाथ से रोटी खानी चाहिए, हाथ का पता चल जाता है। फिर अंगुलियों को कैसे प्रयोग करते हैं। फिर मान लो मैंने पेन डाल दिया नीचे, तो मैं बच्चे को कहूं 11 साल के को पेन उठा भाई, तो वो पेन को उठाया और मेरे को दे दिया। उसको पता है कि मेरे को झुकना पड़ेगा, अंगुलियों का क्या काम है। 15 साल के बच्चे को रोटी खा ले तो पैर से रोटी खाता है क्या? उसको पता है कि हाथ और हाथ की अंगुलियां लगी हुई है और राइट हैंड से हम भोजन करते हैं, तो इस हाथ को शुभ मानते हैं और इस काम को। तो सबसे पहले सामान्य और फिर विशिष्टता की ओर। जब व्यक्ति बालक किसी कार्य को करने के लिए जो हमारा शरीर है और उस अंग के बारे में जानने लग जाए भी ये अंग क्या काम आएगा, तब उसको विशिष्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो सामान्य से विशिष्टता की ओर। एक और उदाहरण देता हूं दोस्तों। मान लो एक छोटा बच्चा है और उसके कील लग गई और या उसके कांटा लग गया, तो वो बुरी तरह से विचलित हो जाता है और रोने लग जाता है बुरी तरह से। हमें भी पता नहीं चलता इसके चोट कहां लगी है, क्योंकि पूरा शरीर ने ही विद्रोह कर दिया। चोट कहां पर लगी है? अंगुली के लगी है, तो वो पूरी तरह से चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है। लेकिन थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो वो रोता है, हाथ आगे कर देता है और बता देता है कि मेरे यहां लगी है। और बड़ा होता है तो सिर्फ रोता नहीं है, अंगुली को पकड़ लेता है कि यहां पर मेरे चोट लगी है। तो वो कहां पर चला? जो पहली घटना थी, जब वो छोटा बच्चा था तो सामान्य है, उसके बाद में विशिष्ट होता रहा। उसको पता चल गया कि चोट लगी तो क्या करना है, चोट लगी तो डिटोल डालना है, चोट लगी तो ऐसे करेंगे तो दर्द कम हो जाएगा, चोट लगी तो डॉक्टर ठीक करेगा, रोने से उसका इलाज नहीं है। उसको पता चल गया, उसकी विशिष्टता का पता चल गया, तो उसको बोलते हैं सामान्य से विशिष्टता की ओर। तो अंगुलियों का उदाहरण दिया दोस्तों, कांटों का उदाहरण दिया कि छोटा बच्चा होता है जो भोजन कैसे करता है, ये लिखता है तो छोटा बच्चा होता है हाथ को कैसे उठाता है, कैसे यूज करता है। पहली क्लास में बच्चे को हाथ को पकड़ के और ऐसे लिखना सिखाते हैं, लेकिन जब बड़ा होता है तो उसको पता चल जाता है कि कैसे लिखना है। ये आपको पता चल गया। सामान्य से विशिष्टता की ओर, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको बोलते हैं राजू, 6 महीनों कहते ऐसे करता है। और जब वो 1 साल का होता है पता नहीं क्या क्या बोलता है, उसकी भाषा का हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे वो समाज में रहता है तो प्रत्येक अक्षर को समझ जाता है, रिश्तों को समझ जाता है, लिखना समझ जाता है, क्या बोलना है, कब बोलना है, किस चीज को, हर चीज के अंदर। 2 साल का बच्चा कलेक्टर बैठा हो, एसपी बैठा हो, डीएसपी बैठा हो, भागा भागा आएगा और हमारे पास में छुपने का प्रयास करेगा या उसके थप्पड़ भी मार देगा। लेकिन जब वो 20-25 साल का हो जाएगा बालक, तो वो उन चीजों को पता चल जाएगा भी इस पद का क्या मतलब है, यहां पर मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये विशिष्ट बात है। तो पता चल गया कि अभिवृद्धि और विकास के अंदर जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर वृद्धि होती है तो जैसे उसके मानसिक विकास भी होता है। तो सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में वो सामान्य होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो विशिष्ट बन जाता है। तो ये पहला सिद्धांत दोस्तों। दूसरा जो सिद्धांत है उसके बारे में अपने जिक्र करते हैं। मान लो निरंतरता का सिद्धांत है। कौन सा है? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत दोस्तों देखो, निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है कि लगातार बढ़ना। कभी ऐसा नहीं होता कि जो बालक है कि कल तो 3 सेंटीमीटर बढ़ गया लेकिन फिर उसके बाद में 6 महीने बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। हमें बालक कब जवान हो गया, धीरे धीरे बढ़ता हुआ, वो हमें उसकी जो वृद्धि है वो दिखाई नहीं देती, विकास भी हमें दिखाई नहीं देता। हमारे साथ में रहता है, हमारे साथ में घर में रहता है, और वो जैसे जैसे समय बढ़ता है उसकी शरीर की वृद्धि भी हो जाती है और मानसिक विकास भी हो जाता है, और धीरे धीरे हम उस पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि बाहर कब जाना है, उसका खतरा धीरे धीरे कैसे कम हो जाता है, कैसे वो बालकों के अंदर घुल मिल जाता है। ये निरंतरता का, लगातारता का नियम है। जिस प्रकार हमें पृथ्वी घूमती हुई और चलती हुई दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार जो बालक का जो अभिवृद्धि और विकास है वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो हमारे साथ ही रहता है। इसीलिए उसको निरंतरता का सिद्धांत कहा है कि व्यक्ति जो है वो निरंतर बढ़ता है शारीरिक और मानसिक तौर से, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। फिर उसके बाद में है सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत।
कौन सा है? सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। दोस्तों, सामान्य प्रतिमान क्या होता है? सामान्य प्रतिमान का मतलब यह होता है कि हाथी के बेटा जन्मेगा, हाथी के परिवार में यदि बेटा जन्मेगा तो उसको गर्भ में उतना ही टाइम लगेगा प्रत्येक हाथी का, और उनका जो बच्चा है वो भी हाथी जैसे ही होगा। हाथी के घर में हाथी जन्मेगा, शेर वगैरह नहीं जन्म सकते, और उनका जो समय होता है गर्भ अवस्था के अंदर रहने का वो भी समान होता है। देखो, उनके बच्चा जन्मा, एक बंदरिया के बच्चा जन्मा, अपने कहते हैं भी बच्चा ये है, बच्चा ही हाथी का है, दोनों का जो गर्भ अवस्था का टाइम एक जैसा हो तो नहीं होता, उम्र भी एक जैसी नहीं होती, शकल सूरत भी अपने प्रतिमान के आधार पर होता है। हमारे यहाँ पर देखो, अमेरिका में बच्चा जन्मे, चाहे भारत में तो 10 माह गर्भ में भारत में रहता है, तो अमेरिका में भी 10 माह ही गर्भ में रहेगा। उसके बाद के अंदर चाहे वो जापान में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे कनाडा में हो, कहीं की बात है, यानी कि जो लड़का जन्मेगा चाहे लड़की जन्मेगा उसके नियम सिद्धांत सेम ही है कि उसके भी 2 पैर होंगे, अमेरिका वाले के और भारत वाले के भी 2 ही पैर होंगे, उसके भी 2 कान होंगे, उसके भी 2 कान होंगे। चलने फिरने का जो समय होगा भी 1 साल बाद में चलने लग गया, 2 साल के बाद में बोलने लग गया, 6 महीने के अंदर उसका वजन दुगना हो गया, 1 साल बाद में तिगुना वजन हो गया, तो यानी कि ये जो प्रतिमान है ये भी समान होंगे। तो बात समझ में आ गई, ये भी प्राणी मात्र के लिए नियम लागू होते हैं दोस्तों। तो सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत है, मैंने हाथी का उदाहरण बता दिया, बंदरिया का उदाहरण बता दिया, मनुष्य का बता दिया, चाहे सांप का उदाहरण ले लो, चाहे कोई भी सिद्धांत ले लो, आप कोई भी नियम ले लो, सभी के लिए समान प्रतिमान का नियम लागू होता है। उसके बाद में है समन्वय का सिद्धांत। कौन सा है? समन्वय का सिद्धांत। दोस्तों, समन्वय का सिद्धांत क्या होता है? एडजस्टमेंट करना, अंग्रेजी में जानते हो आप, एडजस्टमेंट करना। मान लो कि मेरी एक टांग टूट गई होती, मान लो, तो क्या होता, मैं डांसर नहीं बन सकता था। तो उसके बाद में मेरे दिमाग ने स्वीकार कर लिया मेरा लंगड़ापन, और मैंने देखा चलो मैं डांसर तो नहीं बन सकता लेकिन गायकार बन सकता हूं। क्या बन सकता हूं? गायकार बन सकता हूं। यहां पर क्या चीज है? विकास और वृद्धि। वृद्धि यानी कि शरीर के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया, पैर तो टूट गया लेकिन मेरे दिमाग ने उस पैर को, लंगड़ेपन को स्वीकार कर लिया और मैंने परिवर्तन कर लिया कि मैंने अब डांसर की जगह पर क्या बनना है? एक गायक बनना है। तो यहां पर समन्वय हो गया ना। जैसे मान लो एक ठिगना बच्चा है और वो फौज में नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है भारतीय सैनिक बड़े मजबूत और बड़े दिलदार और शरीर के धनी होने चाहिए, शारीरिक और मानसिक तौर से बड़े मजबूत होने चाहिए। अब वो ठिगना रह गया तो मिलिट्री में जा नहीं सकता, इसीलिए उस आदमी ने अपने आप को, उस बच्चे ने अपने आप को परिवर्तित कर लिया, दिमाग के अंदर समन्वय कर लिया, समझौता कर लिया कि कोई बात नहीं, ठिगना हूं तो क्या कलेक्टर बन जाऊंगा। तो अपना एम जो ब्रिगेडियर बनने का था और वो ट्रांसफर करके किधर ले लिया? कलेक्टर बनने का, कुछ और बनने का, तहसीलदार बनने का। तो इसको बोलते हैं समन्वय का सिद्धांत। यानी कि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से, किस दृष्टि से? शारीरिक और मानसिक दृष्टि से अपने आप में उसने परिवर्तन कर लिया। क्या कर लिया? उसके बाद में 5वां है विकास के द्वारा। विकास के द्वारा भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्यवाणी का सिद्धांत दोस्तों, मान लो मेरा एक स्टूडेंट है साहिल सोखल, ठीक है, तो मेरे को पता है कि उसके 10वीं में नंबर बहुत आए, 87% आए। मेरे को पता चला कि 87% उसके नंबर आए, तो मेरे को क्या लगा कि ये जो बालक है आगे बढ़ के डीएसपी, कलेक्टर, तहसीलदार बन सकता है। क्यों? मेरे को लगा कि 10वीं में इसके नंबर आए, और मेरे को यह भी लगा कि आज उसका 12वीं का रिजल्ट आने वाला है, मान लिया कि उसका 12वीं का रिजल्ट आने वाला है, तो मैंने उसका जो पीछे के जो नंबर है उसके आधार पर अनुमान लगा लिया
कि इसकी कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो आई आएगी, क्योंकि पहले भी इतने हैं तो कम से कम थोड़ा भी बहुत 19-21 हो तो उसके नंबर आ सकते हैं। ये भविष्यवाणी विकास के आधार पे। और मान लो 10वीं में सप्लीमेंट्री से पास हुआ होता या 1-2 साल का गैप मार के पास होता तो मेरे को लगा कि नहीं, इसको दुकानदारी करवा देनी चाहिए, कंप्यूटर सेंटर पर बिठाओ, इसको किसी काम का नहीं है। तो ये क्या चीज है? विकास के द्वारा भविष्यवाणी का सिद्धांत। किसी भी बालक का शरीर के अंदर हट्टा कट्टा तगड़ा है तो हम सोचते हैं कि इसको पहलवानी में डाल दें। क्या डाल दें? पहलवानी में डाल दें कि ये बंदा पहलवानी में अच्छा काम कर सकता है। मेरा एक चेला है और उसका शरीर बड़ा हट्टा कट्टा मजबूत है, और जब भी मेरे को जरूरत होती है बाहर जाता हूं तो गार्ड की तरह साथ में ले चले, कुछ नहीं है, 5-7 को निपटा देगा। तो यहां पर भविष्यवाणी यानी कि भविष्य को उसको जान के हमारे दिमाग के अंदर प्लान आते हैं उसको लेके कि भविष्य के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। उसके बाद में छठा है वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। क्या चीज है? वंशानुक्रम और वातावरण के आधार पर प्रतिक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण, मान लो एक पिता है वो कलेक्टर है और मां है वो एसपी है। मां है वो क्या चीज है? एसपी है, और दोनों बड़े बढ़िया सेटल है और उनके औलाद जन्म गई, लड़का जन्म गया, और वो जो लड़का है वो गलत संगति में पड़ गया, कोई शराबियों के या कोई नशा करता है उनके संपर्क में आ गया। तो वो जन्मा तो बहुत अच्छा, वंशानुक्रम मां बाप देखो बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन वातावरण क्या मिला? गलत मिल गया। तो वो किधर जाएगा? गलत संगति में चला जाएगा। जितने भी टेररिस्ट होते हैं दोस्तों, टेररिस्ट के न तो कोई जाति होती है न कोई धर्म होता है, और आप लोगों को पता है वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे घरों से, लेकिन संगति जब गलत मिल गई, उनका माइंड वॉश कर दिया गया, वातावरण गलत मिल गया, तो फिर वो कहां चले जाएंगे? दूसरी दिशा के अंदर चले जाएंगे। तो वहां पर ये उसके ऊपर हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों सही हो और दोनों एक दिशा के अंदर चल रहे हैं, तब अभिवृद्धि और विकास बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत के अंदर जैसे शरीर बढ़ा, जैसे जैसे शरीर बढ़ा तो विकास भी होगा। विकास वातावरण सही मिलेगा तो बढ़िया होगा, और गलत मिला तो घटिया होगा। दूसरी बात, वातावरण बहुत अच्छा मिल गया मान लो, लेकिन बालक जो है वंशानुक्रम के अंदर वो मंदबुद्धि का जन्म गया मान लो, और या फिर जड़ बच्चा है वो जन्म गया, बहुत ही ज्यादा नैरो माइंड जन्म गया, तो उसके बाद में उसको एडजस्टमेंट करने में भी बड़ी दिक्कत आ जाती है, बहुत दिक्कत आती है उसके अंदर। तो दोनों सही होने चाहिए, इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं। उसके बाद में है परिमार्जितता का सिद्धांत। कौन सा है? मार्जितता का सिद्धांत। दोस्तों, परिमार्जितता क्या होता है? परमार्जन करना क्या होता है? मान लो कि एक लड़का बड़ा पेट्टू है, बड़ा ही पेट्टू है, और उसको बेडोल सा शरीर हो गया, और वो मेरे पास में आया कि सर जी मैं तो बड़ा पेट्टू सा हो गया, थोड़े दिनों बाद मेरी शादी में क्या करूं? तो मैं क्या सहारा दूं उसको कहूंगा वजन घटा। और वजन घटाने के लिए कहां जाएगा? वो जिम में जाएगा, तो पेट घटाएगा, डोले बनाएगा। तो उसने अपने शरीर में क्या कर दिया? परिमार्जन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। एक फिर दुबला पतला लड़का आया कि सर जी मैं तो बिल्कुल दुबला पतला हूं, मेरी शादी नहीं होगी, क्या करूं? तो मैंने कहा तुम भी जिम में जा, वो डाइट बताएंगे, डोले बना, थाइस बना, और शरीर को, बॉडी को बढ़िया बना भाई।
या योगा कर या व्यायाम कर, अपने शरीर को परिमार्जन कर। या आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, आजकल सारे के सारे माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी तामील देना चाहते हैं तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं और सुबह ही उनको जूते जाते कस के और भेज देते हैं। तो उनके पैर देखना, बड़े छोटे होते हैं, और उन बच्चों का दादा के साथ तुलना करके देखना पैरों के। पहले के जमाने में जमींदार जो लोग होते थे पैरों को खुले रहते थे, तो हाथी जितने बड़े बड़े पैर होते थे उनके, क्योंकि उनका एडजस्टमेंट नहीं होता था, जूते वगैरह कम प्रयोग करते थे। आजकल से भी जूते का प्रयोग करते हैं तो बंधे रहते हैं पैर। और जिस आकृति के अंदर मान लो आप ऐसे तीखी नोक वाली या चोरस जूता आप पहनाओगे तो जो हमारे पैर की जो स्ट्रक्चर है वो भी कैसी हो जाती है, वैसी हो जाती है कि हम जैसे बॉडी को डालना चाहेंगे वैसे ही एडजस्टमेंट हो जाता है, परिमार्जित हो जाता है। किसी भी बॉडी के ऊपर लड़कियां लड़के फेशियल ब्लीचिंग क्यों करवाते हैं? मुंह को एकदम साफ करने के लिए, ताकि वो साफ सुथरा बनाए, परिमार्जन करने के लिए। तो दोस्तों परिमार्जितता का भी सिद्धांत है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में चक्राकार का सिद्धांत कौन सा है? चक्राकार प्रगति का सिद्धांत कौन सा है? चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। दोस्तों बोर्ड के ऊपर आपको दिख रहा होगा सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चक्राकार प्रगति क्या होती है दोस्तों? कि जो बालक है उसका जो विकास होता है वो कैसे होता है? ऐसे होता है दोस्तों, बालक का जो विकास होता है वो इस प्रकार होता है, देखो ऐसे घंटी के आकार में होता है, ऐसे 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 होता है हमेशा, ऐसे। विद्वान है लोग वो ये कहता है कि ऐसे घंटी के आकार में विकास होता है, ऐसा कि एक समय में जाके विकास होता है फिर रुक जाता है, फिर विकास होता है, देखो यहां से फिर यहां पर रुक गया, फिर यहां से लेके यहां तक रुक गया, फिर विकास हुआ, फिर रुक गया, फिर यहां पर विकास हुआ, फिर रुक गया, यहां पर रुक गया, यहां पर रुक गया। यानी कि जो बालक है उसका विकास होता है फिर वो उसका विकास से रुक जाता है। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। कौन सा है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? कि संसार के अंदर सभी जो प्राणी है, संसार में जो सभी प्राणी है वो रंग रूप ऊंचाई लंबाई सभी उसकी दृष्टि से भिन्न भिन्न है, सभी के डीएनए भिन्न भिन्न है। ये कोई नियम नहीं है कि 20 साल के सभी जो बालक होंगे एक समान होंगे, एक समान का रंग होगा, एक समान की हाइट होगी, ऐसा नहीं होता। 20 साल का यदि जापान का बालक है तो ये नहीं है कि भारतीय बालक के समान ही वो लंबा होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। सभी जो लोग हैं, लड़का लड़की के अंदर अंतर होगा और लड़के लड़के में भी अंतर होगा, लड़की लड़कियों में भी अंतर होगा। नहीं तो संसार में 8 अरब आबादी है और किसी का बेटा मर जाए तो दूसरे वाले को कहीं से और कहीं से लाके बेटा उनके घर प्रस्तुत कर दें, यदि व्यक्तिगत भिन्नता न होती तो। इसीलिए अभिवृद्धि और विकास का बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का, कि ईश्वर ने सभी को भिन्न भिन्न रूप के अंदर डिजाइन किया है, सभी को अलग अलग रूप में बनाया है। उसके बाद में है मस्तकोधोमुखी का सिद्धांत। कौन सा है? मस्तको अधोमुखी का सिद्धांत। मस्तको अधोमुखी का सिद्धांत। दोस्त लगभग मैं 11 सिद्धांत बताऊंगा आपको, वैसे तो 20-25 सिद्धांत है इसके, लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांत बता रहा हूं। मस्तको अधोमुखी का सिद्धांत का मतलब होता है दोस्तों कि जो बालक है उसका सबसे पहले गर्भ के अंदर भी सिर का निर्माण होता है और फिर धड़ का निर्माण होता है और फिर उसके बाद में थाइज का होता है, फिर पैरों का होता है। ऐसे क्रम है। और जन्म हो जाता है उसके बाद में भी सबसे पहले सिर को संभालना सीखता है। बच्चे को गोद में लेते हैं तो सिर के नीचे आ देते हैं सबसे पहले सिर को, फिर धड़ को संभालना सीखता है। जब वो चलने लगता है ना तो सबसे पहले सिर को ही आगे करके चलता है, ऐसे ऐसे घुटने के बल, कभी पैरों की तरफ से नहीं चलता। भी आपने देखा हो कभी पैरों की तरफ से उल्टा चलता हो, ऐसा नहीं होता है। तो यानी कि सिर से पैरों की तरफ से उछलना सीखता है। फिर उसके बाद में है निकट से दूर का सिद्धांत। कौन सा है?
दूर का सिद्धांत, दूर का सिद्धांत। दोस्तों निकट से दूर का सिद्धांत क्या होता है? जैसे बालक का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद के अंदर आपने देखा होगा, बालक को गौर से देखना कि सबसे पहले सिर को कंट्रोल किया और उसके बाद में देखो सिर के बाद के अंदर धड़ है, धड़ के बाद में पेट है, पैर है और सबसे लास्ट के अंदर क्या चीज है? अंगुलियां हैं। अब मैं यहां से उदाहरण लेता हूं आपके लिए निकट से दूर का सिद्धांत के अंदर। ये देखो मेरा हाथ है यहां तक, इस हाथ को यहां से नियंत्रण हो रहा है। देखो यहां से, यहां पर कुछ बेरंग लगे हुए हैं, इस हाथ को यहां से, इसको यहां से और यहां से लेके ये बहुत मजबूत है। कोई भी आदमी इस डोले को बनाता है, कोई भी, सबसे पहले इसका निर्माण हुआ, उसके बाद में इससे ये कमजोर है। ये देखो इतना, ये यहां से लेके ये, इसके ऊपर यहां पर जोड़ लगा हुआ है इसको नियंत्रण करने के लिए, इसको नियंत्रण करने के लिए देखो यहां पर जोड़ लगा हुआ है, ये देखो यहां पर जोड़ लगा हुआ है। फिर उसके बाद में जी दोस्तों हाथ, यहां पर देखो जोड़ लगा हुआ है, इससे छोटा फिर ये हाथ है, यहां पर जोड़ लगा हुआ है, ये देखो यहां पर लगा हुआ है। और फिर उसके बाद में यहां से छोटी क्या चीज है? अंगुलियां, ये देखो जोड़ लगा हुआ है, ऐसे आपके भी है। और फिर उसके बाद में देखो इनमें भी देखो ये सबसे लास्ट में बनी तो ये अंगुली, और फिर इसको भी नियंत्रण करने के लिए देखो जोड़ लगे हुए, ये देखो ऐसे जोड़ लगे हुए हैं। इस बात से साबित होता है कि जो नजदीक होगा वो सबसे मजबूत, दूर होगा वो कमजोर होगा। उसी प्रकार सबसे पहले मान लो हमारा हृदय बना, सबसे पहले क्या बनी? हमारी रीढ़ की हड्डी, फिर हृदय का निर्माण हुआ, हृदय के बाद में चमड़ी का निर्माण हुआ, उसी प्रकार सबसे पहले सिर का निर्माण हुआ। देखो किसी आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो उसके बाद में जहां से टूटी ना उसके ऊपर ऊपर का हिस्सा काम करता है, नीचे वाला गौण हो जाता है। इस बात से क्या साबित हुआ कि हमारा जो मस्तिष्क है, आदमी की लात टूटने से मरता नहीं है, लेकिन इतनी गर्दन काट तो मर जाता है। क्यों? क्योंकि नियंत्रण कहां से होता है? सिर से। तो यहां से निकट और निकट से दूर का सिद्धांत पर काम करता है। ऐसे ही हमारी पैर है, यहां पर ये थाइज है, उसके बाद में ये है, ये मजबूत, इससे ये कमजोर, पैर इससे कमजोर, अंगुलियां इससे छोटी और कमजोर, इन सिद्धांतों पर काम करता है। तो दोस्तों अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत को समझा दिया है, इसके आप नोट्स बना लेना, वीडियो को रोक रोक के नोट्स बनाया करो और इसको पढ़ा करो, क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे लूंगा, जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ताकि आप बढ़िया तरीके से प्रश्न का उत्तर दें। जैसे जैसे इस बोर्ड के ऊपर वीडियो बनते जाएंगे आगे और क्लियरिटी आती रहेगी, क्योंकि मैं भी इस बोर्ड के ऊपर पहली बार ही पढ़ा रहा हूं दोस्तों। तो समय के साथ आपका और मेरा एक्सपीरियंस इसमें बढ़ता जाएगा इसके ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है? अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और जो दोस्त भाई जुड़े हुए नहीं है उनको जरूर बताना दोस्तों। आप मेरे छोटे भाइयों के समान हो कि YouTube के ऊपर यानी कि टॉय एकेडमी चैनल के ऊपर मैं दोबारा से आ गया हूं, और उसके बाद में एक दो दिन में राजस्थान जीके की जो क्लासें हैं वो भी शुरू कर दूंगा। कई भाइयों ने कहा है उसकी सोशियोलॉजी की, दोस्तों सोशियोलॉजी की भी वीडियो बनाऊंगा, और जिसको सोशियोलॉजी का क्या करना है, एमए में करना है या उसके बाद कंपटीशन के लिए कुछ करना है, तो सिलेबस जरूर भेज दें मेरे को। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।